अरशद बिल्कुल अकेला हो गया था। ना नगीना थी और ना ही कोई दोस्त। एक छोटे से घर में रह रहा था, जो घर उसके वालिद ने अपनी हयात में उसके नाम करके चल बसा था। इसके बाद अरशद ना कभी इस मकान में रहा और ना ही कभी चक्कर लगाया, मगर अब उसे इसी घर में ज़िंदगी बसर करने लगा था। उसने बची खुची दौलत मुलाजमीन को देने के बाद फैक्ट्री खोलने की दरख्वास्त की और फैक्ट्री कुछ हद तक चल पड़ी। अरशद सिफर हो चुका था। अरशद का ब्रांड कोई भी ना ले रहा था। अल्लाह अल्लाह करके कंपनी का ऑर्डर बुक हुआ। काम शुरू होते ही अरशद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुछ परेशानी हल होने लगी। बेटा, अगर अरशद ऐसा है तो छोड़ दो उसे। नगीना अपनी वालदा को सब कुछ बता चुकी थी। उनका सारा घर परेशानी से दो चार था। जिस करब की हालत से नगीना गुजर रही थी, शायद वो बताने के लिए उसके पास अल्फाज ही न थे। जब से आई थी बस माजी को याद करती रहती और रो देती। हर वक्त उसकी आंखें सुर्ख रहने लगी और सख्त बीमार पड़ गई। अम्मी, मैं क्या करूं, कोई फैसला नहीं कर पा रही। वो शख्स जो मुझे जिंदगी कहा करता था, मेरे लिए मर मिटने को तैयार था, वही शख्स मुझे नामहरम के पास जाने को कहता और कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं। अम्मी, उसने मुझे हाथ तक उठाया, मुझे रोज मारता था। नगीना रोती हुई अपनी माँ को सब कुछ बता रही थी। बेटा, अगर थाने कचहरी के चक्करों में पड़ी तो तुम्हारे वालिद की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। नहीं अम्मी, मैं अब शादी नहीं करूंगी। मेरा भरोसा टूट चुका है। अम्मी, भरोसा जब टूटता है ना, तो बड़े से बड़ा सब्र वाला भी कहीं का नहीं रहता। अम्मी, मैं क्या करूं? मैं अब मौत ही आ जाए तो ठीक है, मगर मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी और अरशद से खुला लूंगी। नगीना के अल्फाजों से ऐसा लग रहा था जैसे उसका फैसला अटल है। अब कोई भी समझाए तो भी न समझ पाएगी। अरशद ने कई बार माफ़ी भी मांगी, नगीना ना मानी, मगर नगीना के दिल में मोहब्बत अब भी बाकी थी। वो उसके पुराने मैसेजेस पढ़ती और बिलक बिलक कर रोने लगती। उसका एक दिल करता कि अरशद को माफ़ कर दे, मगर अगले लम्हे ही उसे सब कुछ याद आने लगता। अरशद दिन में कई बार कॉल करता, नगीना अपना नंबर बंद कर देती और कोई जवाब न देती। उसे यह भी फिक्र लाहक थी कि न जाने किस हाल में होगा, कैसा होगा। उसे देखने की तड़प और फिर खुद पे किए गए जुल्म सितम उसे सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। बेटा, नाश्ता कर लो। अम्मी, मुझे भूख नहीं है। सुबह के वक्त नगीना की वालदा ने उसे उठाया और नाश्ते पे बुलाने लगी। बेटा, थोड़ा सा खा लो, देखो खुद की हालत कम से कम, हमें तो सजा न दो। बेटा खा लो कुछ अच्छा, अम्मी मैं आती हूँ, आप लगाएं। नगीना बेड से उठी और फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। 2-4 लुकमों के बाद उसे चक्कर आने लगे और दिल मतली होने पर मुंह पर हाथ रखे बाथरूम भाग गई। नगीना की वालदा को तशवीश ने घेर लिया और वालदा का शक यकीन में बदल गया। अस्पताल जाने पर पता लगा कि नगीना मां बनने वाली है। ऐसी सूरत हाल में खुश हुआ जाए या क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा, अब क्या कहती हो, अबॉर्शन करवा लो। अगर अरशद से तलाक नहीं रखना तो नगीना की अम्मी नगीना के पास बैठी महवे गुफ्तगू थी कि अरशद की कॉल आ गई। ना चाहते हुए भी कॉल उठानी पड़ी। दूसरी तरफ से अरशद के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है नगीना, लौट आओ, मैं सुधर चुका हूँ। नगीना बोलो, जवाब दो। नगीना चुपचाप बातें सुन रही थी। नगीना का दिल चाह रहा था कि उससे बात करे, मगर वो चाहकर भी कुछ बोल ना पा रही थी। अरशद, अरशद, नगीना ने 2 लफ्ज़ बोले और मुंह पर हाथ रखकर माँ के गले लगी और ज़ारों के तार रोने लगी। शायद काल कट चुकी थी। रात का पहर, घड़ी की टिक टिक और अरशद की तन्हाई उसे सोने न दे रही थी। एक अजीब सी घबराहट अरशद को परेशान किए जा रही थी। अरशद ने कॉल उठाते हुए मोबाइल कान पर लगाया। सर जी की आवाज़ सुनकर अरशद मुतवज्जे हुआ। क्या बात है, इतनी रात को कॉल की, क्या हुआ, सब खैरियत है ना? सर, कुछ भी खैर की खबर नहीं है। वो क्या वो लगाई हुई है, सीधा बताओ। अरशद थोड़ी तैश में आ गया। सर, वो फैक्ट्री जलकर राख हो गई है, आग लग गई है और सब के सब वर्कर्स जल गए हैं। आपका नंबर नहीं लग रहा था, आप जल्दी पहुंचे। क्या? अरशद शदीद हैरत और रंज में मुब्तला हो गया और घर से फौरन निकल पड़ा, रिक्शा करवाते हुए। चलो भाई, जल्दी चलो। किधर जाना है भाई? वक्त बहुत हो गया है, अब नहीं जा सकता। उसका जवाब सुनकर अरशद मजीद आग बगूला होने लगा। क्या ख्याल आया, ये वक्त गुस्से का नहीं है भाई, खुदा का वास्ता है, ले चलो, बहुत बड़ा मसला बन गया है। अरे भाई, कुछ बताओ तो, जाना कहाँ है? अरशद पागलों की तरह अपनी ही फैक्ट्री का पता सोचने लगा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो इधर से हम, वो भाई साहब नशा किया हुआ है जो अपना पता ही भूले हुए हो। रिक्शे वाला अरशद को नागवार नजरों से देखता हुआ बुड़बुड़ा रहा था। भाई साहब आप चलो, मैं बताता हूँ। अरशद इस कदर कंफ्यूज हो चुका था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था पागलों की तरह सर को खुजाते हुए
2 मिनट चुप रहने के बाद रिक्शे वाले को एड्रेस बताते हुए बोला, वो अच्छा इस फैक्ट्री की बात कर रही हो जो निहायत घटिया इंसान है। अरशद को जब ये लफ्ज़ सुनने को मिले तो अपना मुंह छुपाते हुए कहने लगा, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं साहब, इस फैक्ट्री को आग लग गई है। वो बहुत बदनाम हो चुका है, अपनी बीवी को भी गलत करने पर मजबूर करता है। तुम क्या लगते हो उसके? मैं तो कुछ नहीं लगता, अलबत्ता हमारे मोहल्ले में एक चौकीदार उनके घर में काम करता था। उसने उसकी बेटी के साथ बहुत गलत किया था, बेचारा कुछ कर नहीं पाया, बहुत गरीब जो ठहरा। अरशद जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे मुंह छुपाने लगा। लो साहब, आपका एड्रेस आ गया, देखो इसकी बर्बादी किस तरह हुई है। अरशद चुपचाप रिक्शे वाले को पैसे दिए और चल दिया। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था, एम्बुलेंसेज और आग बुझाने वाली गाड़ियों के सायरन्स मुसलसल बज रहे थे। अरशद अपनी बर्बादी अपनी आंखों के सामने देख रहा था, इतना मजबूर के चाहकर भी कुछ न कर पा रहा था। आंखों में आंसू लिए फैक्ट्री को बनाते वक्त के हालात उसकी नज़रों में थे और फटी फटी नज़रों से चारों तरफ देख रहा था कि उसे कानों में कुछ समात सुनाई दी। सर फैक्ट्री में तमाम लोग शहीद हो चुके हैं और मालिक का कोई अता पता नहीं चल रहा। वो सारे मकान बेचकर न जाने किधर चला गया है। कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शाहिद अपने बड़े अफसर से बात कर रहा था। सर, यहाँ की सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है, हमें ताज़ा दम दस्ते की फौरी ज़रूरत है। और पुलिस वालों ने रिपोर्ट देकर इधर से चला दिया। अरशद घर में वापस आया, पानी पीने के बाद खुद का जिस्म बेजान पाया। सुबह कब हुई उसे पता ही न चला। दरवाजे पे दस्तक पर दरवाज़ा खुलने पर पुलिस वालों को सामने पाया और हथकड़ी लगवाई, चुपचाप पुलिस वैन में बैठ गया। सर, ये बेल के कागजात हैं। 2 दिन के बाद इससे अपने कानों में नगीना की आवाज़ आई। समात हुई, जल्दी से अपनी जगह से उठकर बाहर झांकते हुए नगीना के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचा लो, अल्लाह का नाम है, मुझे बचा लो नगीना। ये सब कुछ सुन रही थी। नगीना का भी दिल था उसे गले से लगाकर तसल्ली दी, मगर वो ऐसा ना कर पाई। वकील से साथ आकर अरशद को घर ले गई। अरशद, तुम्हें तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर की सज़ा मिली है। तुमने कभी किसी गरीब का एहसास तक नहीं किया। तुम्हें अपने पैसे पे बहुत घुमंड था ना। किधर है वो पैसा जिसके दम पे तुम दुनिया जीतना चाहते थे? अरशद जैसे गूंगा बन चुका था। देख लो अब खुद अपनी आंखों से क्या कुछ हो गया। ये सब इसलिए हुआ कि तुमने इंसान को इंसान ना समझा। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। तुम लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, बस लौट आओ। नगीना के कांधे पर अपना सर रखकर नदामत के आंसू बहाता हुआ ये अरशद था जो आज सब कुछ गंवा बैठा था। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अरशद, इसके बाद अगला कोई भी हरकत की ना तो गला दबा दूंगी। और ये पकड़ो, मुन्ने को बाजार ले जाओ। नगीना अपना बच्चा उसे थमाते हुए बोली। और अब सारा काम नगीना के हाथ में था। नगीना अब 2 फैक्ट्रियों की मालका थी। जो पैसे नगीना ने जोड़ रखा था वही पैसा उसने कारोबार में लगाया और एक शानदार कोठी भी खरीद ली। दोस्तों, ये हकीकी कहानी थी जिसमें बहुत कम ख्याली सीन डाले हैं। आजकल हमारे मुआशरे में मोहब्बत तो हर कोई आसानी से कर लेता है, मगर निभाना बहुत मुश्किल होता है। अगर नगीना अरशद को पहले जान जाती, अपना मुस्तकबिल कभी ऐसा ना बना पाती। नगीना ने हर जुल्म बर्दाश्त किया मगर हिम्मत ना हारी। नगीना जैसी लड़कियां हमारे मुआशरे में बहुत हैं जो बिना जाने हर एक पर एतमाद करके महविश और अरीशा की तरह अपनी अपनी इज्जत गंवा देती हैं। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां एक बार धोखा खाने के बाद किसी पर भी भरोसा नहीं करती। अगर कर भी लें तो दिल से नहीं करती। इसमें सारा कसूर क्या मर्द का होता है? हरगिज़ नहीं। अगर औरत ना चाहे तो मर्द औरत को छू तक नहीं सकता और ना ही उसके करीब हो सकता है। मर्द को इशारा मिलता है तो वो औरत के करीब जाता है और अंधे को 2 आंखें ही चाहिए होती हैं। हर मर्द खराब नहीं, ना हर औरत ही खराब होती है। बस बात इतनी सी है, एक बार धोखा मिलने के बाद मर्द दूसरी औरत को और औरत दूसरे मर्द को धोखा देती है।